नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार जनरल चौहान जो विदेश जाकर इस बात का खुलासा कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात की जानकारी सरकार ने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर देश को क्यों नहीं दिया। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार बैठकें क्यों नहीं बुलाई और देश को इस बात की जानकारी क्यों ना दी कि भारत के भी लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचा है। अब मैं बता दूं कि आखिरकार सीडीएस अनिल चौहान ने कहा क्या, जिस पे कांग्रेस लगातार हमलावर है पूरे देश में। अभी फिलहाल राजनीति चरम पर है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है। तो मैं आपको बताऊं कि जनरल अनिल चौहान सिंगापुर पहुंचे थे एक कार्यक्रम के दौरान। वहां उनसे ये सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में भारत ने अपने कितने लड़ाकू विमान खोए हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जनरल चौहान ने सवाल को टालने की कोशिश करी जरूर, लेकिन दोबारा फिर उनसे यह सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने भारत के 6 राफेल गिरा दिए, इसके अलावे भी कई लड़ाकू विमान गिरा दिए। इसमें आखिरकार कितनी सच्चाई है। इसका जवाब देते हुए जनरल चौहान ने कहा कि 6 तो बिल्कुल भी नहीं है, और आंकड़े उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि जिस विमान को नुकसान पहुंचा, आखिरकार विमान को नुकसान क्यों पहुंचा और हमारी क्या गलती थी, ये अहम है। आगे उन्होंने कहा कि आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि उसके बाद सीख लेने के बाद हमने क्या किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी एक तौर पे कह सकते हैं कि सीडीएस अनिल चौहान ने इस बात का स्वीकार जरूर करा कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान जो है भारत के लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। और यही सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय सवाल बनकर रह गया था, और कांग्रेस भी देश के अंदर लगातार यह सवाल पूछ रही थी। राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार बताइए कि भारत पाक संघर्ष के बीच हमने कितने विमान खोए हैं। यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था, और इसे लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने की मांग करी जा रही थी, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग करी जा रही थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई भी पहल नहीं करा गया। अब मैं बताऊं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है, और जैसे ही सीडीएस का बयान आया था, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर इस बात को गंभीरता से लिया था, और उन्होंने कहा था कि सीडीएस चौहान ने जो बयान दिए हैं वह निश्चित तौर पर गंभीर है और इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और पूरा डिस्कस होना चाहिए, राजनीतिक डिस्कस होना चाहिए कि आखिरकार इस संघर्ष में भारत को क्या नुकसान हुआ और हमारे सैन्य ताकतों में, यानी जो भी सेना का इक्विपमेंट है, वहाँ हम कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं। इस बात का जो है वह विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा था। लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेता में से एक जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने भी भारत सरकार को आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने कहा कि जो सिंगापुर की धरती से सीडीएस चौहान ने बातें कही है वह निश्चित तौर पर बेहद ही गंभीर है, और सरकार को इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए। और जब रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक 2 बार बुलाई, तो फिर सैन्य अधिकारी के बयान देने से पहले यह जानकारी सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी दलों को क्यों नहीं दी गई, और देश को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई। आखिरकार सेना के अधिकारी देश को यह जानकारी दे रहे हैं, इससे पहले रक्षा मंत्री ने देश को जानकारी क्यों नहीं दी, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। यह सवाल कांग्रेस ने जो है वह रक्षा मंत्री से पूछा है। आगे उन्होंने यह कहा कि जो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, और बुला करके विस्तार से हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि आखिरकार हम में कहाँ कहाँ कमियां हैं,
हमारा क्या नुकसान हुआ है, सारी बातों की जानकारी राजनीतिक रूप से होनी चाहिए थी। सभी राजनीतिक दलों को बैठाकर विचार विमर्श करनी चाहिए थी, जो कमियां था उसे दूर करनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार से जो है वह विशेष सत्र बुलाने की एक बार फिर से मांग करी है, लेकिन हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है, जयराम रमेश ने भी इस बात का खुलासा किया था कि केंद्र सरकार जो है वह इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर यानी अगले महीने 25 या 26 तारीख को 2 दिवसीय सर्वदलीय बैठक बुलाने का मन बना रखा है। हालांकि अब सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन एक बार फिर से जयराम रमेश ने इसकी मांग ज़रूर की है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जयराम रमेश ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने यह कहा कि साल 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, युद्ध खत्म होने के बाद तीसरे दिन ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और बैठक बुलाकर हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करी गई थी। और इसके अलावा एक कमेटी का गठन करा गया था, जो कारगिल युद्ध के लिए एक कमेटी का गठन करा गया था, जो कमेटी सारे मुद्दों का जो है वह पर विचार विमर्श करके सारा क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, क्या कमियां रह गई, हर मुद्दों का रिपोर्ट बनाया गया था। और वह रिपोर्ट जो था, वह रिपोर्ट वर्तमान के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिताजी ने उस रिपोर्ट को बनाया था। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध के बाद जो है कमेटी बनाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसी तरीके से मोदी सरकार को भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी और देश को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि यह बेहद ही गंभीर मामला है। साथ साथ कांग्रेस ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर सैन्य अधिकारियों को देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब था। क्या सैन्य अधिकारी ने सीडीएस ने रक्षा मंत्रालय के साथ बात विचार नहीं करा था? क्या रक्षा मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं थी? तो कई सवाल कांग्रेस की ओर से दागे गए हैं। हालांकि देखिए, अब सरकार की ओर से फिलहाल तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन मामला बेहद ही गंभीर है, वाकई बेहद गंभीर है। जो बयान सीडीएस का आया है उससे निश्चित तौर पर सरकार की भी आंखें फटी की फटी रह गई होगी और देश की जनता की भी आंखें फटी रह गई हो, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा था और कोई यह भरोसा नहीं कर पा रहा था कि पाकिस्तान के साथ इतना छोटा युद्ध में हमारा विमान को नुकसान हो सकता है। लोगों को यह उम्मीद थी कि नहीं होता है, लेकिन देखिए दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर आप लड़ाई में कूदेंगे, आप लाख मजबूत हो, लेकिन कमज़ोर आदमी भी जब हमला करेगा तो नुकसान तो आपको ज़रूर होगा। ये आम बात है, नुकसान होना ही होना है। लेकिन इस बात की जानकारी पहले देश को होनी चाहिए थी। कांग्रेस का ये कहना है कि जो सीडीएस ने जानकारी दी, वह जानकारी रक्षा मंत्री को पहले ही देना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक बुला करके देश को जानकारी देना था। विपक्ष इसे लेकर जो है राजनीति कर रही है और इन दिनों सिर्फ सीडीएस के बयानों पर ही पूरे देश में चर्चा चल रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, माइलेज लेने में लगी हुई है। लगातार तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, लेकिन सैन्य अधिकारियों का इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर सरकार को सोचने को मजबूर करता है। सरकार को निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हमें क्या कमियां हैं, उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। कांग्रेस का यह मानना है और कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि सरकार को जो है वह जनता को या विपक्ष को, देश को भ्रमित करके नहीं रखना चाहिए था। उन्हें सारी जानकारी पहले दे देनी चाहिए थी, सीडीएस की जानकारी देने से पहले, ताकि सीडीएस को जो है, जो रक्षा मंत्री को बताना चाहिए था, वह सीडीएस को ना बताना पड़ता। यह कांग्रेस का कहना है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया था 2 दिन पहले। उन्होंने यह कहा था कि आज तक कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट सही समय पर भारत को नहीं मिला है। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया था कि हथियारों के खरीद और उसका समय पर जो है डील नहीं मिल पाने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और उन्होंने तो एक बार नहीं, उससे पहले भी उन्होंने
इसी साल जनवरी में भी सवाल उठाए थे कि इतने सारे जो हमने विमानों की डील कर रखी है, उन्होंने यह कहा कि जब हमें पता होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के समय कि यह चीज़ें, यह प्रोजेक्ट हमें समय पर नहीं मिलता है, तो भी हम क्यों उस प्रोजेक्ट पर साइन कर जाते हैं। और प्रोजेक्ट समय पर नहीं मिलता है तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा मिशन होता है, उसे पूरा करने में दिक्कतें आती हैं। उससे पहले भी उन्होंने जनवरी में तेजस को लेकर सवाल पूछा था कि तेजस 2021 में डील हुआ था और डील होने के बाद मार्च 2024 में उसको आना था, लेकिन 40 में से एक भी विमान अब तक भारत को नहीं मिले। तो कई बार वह बोलते रहे और निश्चित तौर पर सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी। सेना जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनकी बयानों को गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में देश पर कोई खतरा ना मंडराए। क्योंकि हमारे आसपास जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनमें से ज़्यादातर देश हमारे दुश्मन ही हैं और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना बैठा है, जो बेहद ही ताकतवर देश है। उससे निपटने के लिए हमें अपनी सैन्य ताकत मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपना इक्विपमेंट को, हथियार को और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? अपना जो है वह कमेंट ज़रूर बताइएगा। आपका जो सुझाव बेहद अहम होगा हमारे लिए। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।